बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ आपका होस्ट बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। हुआ कुछ यूँ कि आज समा के हेड ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के मुख्तलिफ मेंबरान के असासों में काफ़ी इजाफा हुआ है पिछले 3.5 साल में जब उनकी हुकूमत थी। डिटेल्स क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद करा देते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में होती थी या हुकूमत में होने के बावजूद भी शरीफ ख़ानदान के असासों में गैर मामूली इजाफे पर क्या स्टेटमेंट्स देते थे। देखिए, जाहिद गशकोरी की स्टोरी के मुताबिक शफकत महमूद साहब के असासों में 308% इजाफा हुआ, शेख रशीद साहब के एहसासों में 282% इजाफा हुआ, शाह महमूद कुरैशी साहब के इजाफों में 241% इजाफा हुआ, उमर अयूब साहब के एहसासों में 203% इजाफा हुआ, आज़म समाती साहब के एहसासों में 202% इजाफा हुआ, खुसरो बख्तियार साहब के एहसासों में 157% इजाफा हुआ, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के एहसासों में 157% इजाफा हुआ, साहिबजादा सुल्तान के एहसासों में 80% इजाफा हुआ, तारिक बशीर चीमा के एहसासों में 50% इजाफा हुआ, फैसल वाडा के एहसासों में 25% इजाफा हुआ। तो ये असासे जो बड़े हैं, अब इनके सोर्सेज ऑफ इनकम या रसीदों के हवाले से क्या कोई इंक्वायरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान से भी होनी चाहिए? दैट इज़ द क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब ने, आपको याद होगा ये जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हम इस हुकूमत में नहीं, पार्लियामान में नहीं बैठेंगे, क्या कहा था फवाद चौधरी साहब ने थोड़े दिन? चीफ जस्टिस ने जो आपको कहा है कि आपके इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं हुए, आप वापस जाएं पार्लियामेंट में, तो क्या कहें? तो आपने मेरा जवाब भी सुन लिया। मैंने कहा जी मकबूजा असेंबली में हम वापस नहीं जा सकते और हमारी तरफ से इस्तीफे जो है वो हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं। इंशाल्लाह इलेक्शनों के बाद बैठे। तो ये 12 मई को कह रहे थे फवाद चौधरी साहब के मकबूजा असेंबली में हम नहीं जाएंगे। बकौल इनके ये असेंबली मकबूजा है, यानी कि पाकिस्तान विच इज़ अ सॉवरन स्टेट। आज ही का है, ठीक है भाई, आज ही का है। पाकिस्तान विच इज़ अ सॉवरन स्टेट, पाकिस्तान जिसकी अपनी एक खुद मुख्तारी है, एंटिटी है, जो अपने सरहदों की हिफाजत करना जानती है, फ़ौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, उसकी असेंबली को एक साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और साबिक वफाकी वज़ीर कानून, जिसकी पैथेटिक एडवाइस पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई और इमरान खान साहब की तरफ से वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ और अजीबो गरीब हालात हो गए, सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना पड़ा, वो उस असेंबली को मकबूजा कह रहा है। ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये कोई मकबूजा कश्मीर की असेंबली की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की असेंबली की बात हो रही है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट इज़ द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, और अगर आप मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं, आप भी मेंबर रहे हैं, अभी भी आपके इस्तीफे जो हैं वो गए तो हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या सिचुएशन है मैं बताता हूँ। आप उसको मकबूजा असेंबली कहेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, ये एक सवाल है। अच्छा, ये कहते हैं मकबूजा असेंबली है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने कुछ और ही इंकशाफ किया है। वो क्या कहते हैं भी जरा सुनो। वही कर रहा है जो 2013 में किया था। किसी बंदे ने इस्तीफा नहीं देना, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां वापस नहीं कर रहे, उधर के उधर ही खड़े हैं। ये धरने से भी माफिया मांग रहे हैं। ये 3-4 लोग जो है वो राब्ते में हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त है कि इस मकबूजा असेंबली में बैठना उनको बर्दाश्त नहीं है फवाद चौधरी साहब को, तो फिर ये बात अगर दुरुस्त है ख्वाजा आसिफ साहब की, उस असेंबली की तनख्वाहें अभी तक क्यों ले रहे हैं? गाड़ियाँ क्यों नहीं अभी तक वापस की हैं? तनख्वाहें तो लेना बंद कर दें, गाड़ियाँ भी वापस कर दें। मकबूजा असेंबली है तो आप मकबूजा असेंबली में तो जाते ही नहीं हैं। आप तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आप तो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। पता नहीं कौन सी हकीकी आज़ादी, मेरे पास वक्त कम है, इंट्रो में आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन कम अज़ कम भाई तनख्वाहें तो लेना बंद कर दें ना फिर, या गाड़ियाँ भी वापस कर दें अगर ये मकबूजा असेंबली हैं। सारी सूरत हाल पर मज़ीद मामला करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ने। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज समा पर स्टोरी ब्रेक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के मुख्तलिफ मेंबरान के असासों के हवाले से कि उनमें कितने गुना इजाफा हुआ है, आपका नाम ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं है। अगर तो आप कहते हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए जिस तरह से बाकी सियासतदानों के हवाले से इंक्वायरीज माजी में होती रही है, फिर तो ठीक है और कोई सवाल बनता नहीं है। तो आपका क्या टेक है इसके हवाले से असद उमर साहब? नहीं, मैं कह रहा हूँ 100% होनी चाहिए। इसमें दूसरा जवाब कैसे हो सकता है? ये अगर इन्होंने टैक्स रिटर्न से बताया है तो फिर तो निस्बतन ठीक बात लगती है कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न के अंदर अगर दिया है तो उसमें तो सोर्स ऑफ इनकम भी बतानी होती है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद जो भी मजीद सवालात पूछने की जरूरत है जरूर पूछने चाहिए। इसमें क्या दो राय हो सकती है? बिल्कुल पूछने चाहिए सवालात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं ज़रा सियासत की तरफ। मुझे फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कल एक मीडिया टॉक की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारे गेम प्लान में
इलेक्शंस हैं तो सही और हम इलेक्शन से डरते भी नहीं हैं, लेकिन हमने कुछ इस्लाहात करनी है इंतखाबात के हवाले से, नैब के हवाले से, वो हो जाएं तो उसके बाद फिर हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में गो के मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि इलेक्शन होना चाहिए फौरी तौर पर, क्योंकि मखलूत हुकूमत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद लंदन में जो फैसले हो रहे हैं उससे लग ये रहा है कि फौरी तौर पर वो इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ये लोग कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होंगी तो इस पर आपको कोई एतराज़ है? नहीं, हमें उसूली तौर पे इस्लाहात पे क्या एतराज़ हो सकता है यार, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ज़रा समझने की कोशिश करें कि एक तरफ तो अवाम का जो जोश और जज्बा, गुस्सा इस वक्त है जो हुआ है उसके ऊपर, वो तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से मईशत जो है वो दिन ब दिन दलदल में फंसती चली जा रही है, एक कमज़ोर तरीन मखलूत हुकूमत है जिसमें वज़ीर आज़म के पास इख्तियार कोई नहीं नज़र आता, फैसले कोई हो नहीं सक रहे। संजीदा अखबार ये लिख रहे हैं कि हम जो श्रीलंका में हुआ उससे महीनों नहीं हफ्तों दूर हैं। तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए सिवाय एक नए इलेक्शन के और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी तो बड़ी खूबसूरत, वो तो बैठे में आराम से, उनके पास इस वक्त गद्दी नहीं है वफाक की, वो तो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत खुश हो रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून की सियासत का तो बेड़ा गर्क हो जाना है आगे चलते हुए। तो तहरीक इंसाफ समझती है कि इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की अगर आप लोगों से इंफरादी तौर पे पूछेंगे तो बहुत बड़ी तादाद की यही राय होगी कि इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह कि 2/3 पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक ये कहता है कि इलेक्शन होना चाहिए, और वाहिद हल यहाँ से इस मुश्किल रास्ते से निकलने का है ही एक। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर हमें इतराज़ नहीं होगा, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो राइट टू वोट आप लोगों ने दिया, अगर इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए से वो राइट ख़त्म कर देते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, बिकॉज जरदारी साहब ने कहा है कि उनको वोट का हक़ देने की बजाय एक कोटा सिस्टम के तहत पार्लियामान में हिस्सा दिया जाना चाहिए इंतखाबात में, तो इस पर आपको फिर कोई एतराज़ नहीं होगा ये इस्लाहात अगर हो जाते हैं? हमें शदीद एतराज़ होगा इसके ऊपर। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के हक के लिए सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने जिद्दोजहद की। वो तहरीक इंसाफ की पिटीशन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और ये कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने का हक होना चाहिए। उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करने के लिए जो लेजिस्लेशन की गई और जो इकदाम उठाए जा रहे थे वो सब न सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैं कहूँगा इमरान खान ज़ाती तौर पर उसको लीड कर रहे थे। कई महीने तक हर काबीना मीटिंग का सबसे पहली ब्रीफिंग जो होती थी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर और ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के ऊपर होती थी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के राइट के लिए तो हम पहले से लड़ते रहे हैं और अभी भी लड़ते रहेंगे। लेकिन एक मज़ा का खेल बात यह है, मैं कोई मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के बयानात सुन रहा था कि क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो इसलिए उनको मौरूजी हालात नहीं पता अपने हलकों के, इसलिए उनको नहीं वोट का हक होना चाहिए। उनको तो हल्के के लिए वोट डालने का हक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ओवरसीज पाकिस्तानी के पास पाकिस्तान की वजीर आजम और आधी काबीना पहुंची हुई थी उनसे गाइडेंस लेने के लिए कि हुकूमत में क्या फैसले करने, वो लंदन पहुंचे थे एक ओवरसीज पाकिस्तानी के पास। तो ये जो इतना जबरदस्त दौरा मेयार है वो देख के मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि इस वक्त लंदन में पूरी काबीना बैठी है और तमाम बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर मुशावरत हो रही है फ़ैसले लेने के लिए। वाकई थोड़ी अजीब सिचुएशन है, मुल्क इधर है, पाकिस्तान इधर है, यहाँ पर वज़ीर आज़म उधर जाकर बैठकर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे उसके हिसाब से फिर फैसले लिए जाएंगे। लेकिन कमिंग बैक टू दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ राइट टू वोट, मुझे बताएगा कि मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान, हमारा हमसाया मुल्क जो है, उन्होंने भी 2010 में ओवरसीज़ इंडियंस को वोट का हक़ दिया और वो भी गैर मशरूत नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत है तो फिर आप इलेक्शंस में वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ बाहर सेटल्ड हैं फिर आप इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जिस्मानी तौर पे इलेक्शन डे के दिन हिंदुस्तान में मौजूद होना होगा, फिर आप अपना वोट कास्ट करेंगे। तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो बंदा पाकिस्तान छोड़ के या अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाकर सेटल हो जाता है, उस मुल्क का हिस्सा बन जाता है, उस मुल्क का हलफ लेता है वफादारी का, वहाँ की हुकूमत का, रियासत का, क्वीन का, सदर का,
और उसके बाद फिर उसका पर कैपिटा इनकम उस हिसाब से होता है जो उस मुल्क का पर कैपिटा इनकम है, वो खते गुर्बत उस हिसाब से फेस करता है जो उस मुल्क में है, वो फैसिलिटीज़ वहाँ की इंजॉय करता है। तो आप मुझे बताएं कि जो आदमी 20, 30, 40 साल से बरतानिया में जाके, अमेरिका में जाके या दुनिया के किसी और मुल्क में जाके उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके हकूक यहाँ पर रहने वाले एक आम पाकिस्तानी शहरी जो कि तमाम पार्टियों की हुकूमत को भुगत चुका है, एक करप्ट सिस्टम को भुगत चुका है, फरसूदा निज़ाम को भुगत चुका है और उसको रिलीफ जल्दी मिलता नहीं है, उसके साथ बराबर कैसे हो सकते हैं उसके हकूक, ये बताइएगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन सिर्फ ज़रा स्टार्ट कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान के कवानीन आज क्या कहते हैं। आपको पता है कि मैं काबीना का मेंबर हो सकता हूं अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, इंक्लूडिंग अगर मैं ड्यूल नेशनल हूं। मैं पाकिस्तान की काबीना का मेंबर हो सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं वोट डालने का हक मुझे नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये तजाद अपने कानून के अंदर देख लें। दूसरी, पता नहीं आप रहे हैं कि नहीं, हाँ बैरिस्टर हैं तो आप भी बाहर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई के वक्त तो कम से कम गए होंगे। मैंने बाहर जॉब की हुई है, मैं बाहर रहा हूँ। हमें ये पता है, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हुआ है, कि जितना पाकिस्तान का दर्द वहां बैठकर होता है उतना शायद पाकिस्तान के अंदर ना होता, और जितने मालूमात वहां पे होती हैं तो ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि एक एक चीज उनको पता होती है पाकिस्तान के अंदर। आपको मैं 10 आर्ग्यूमेंट इसके हक में भी दे सकता हूं कि क्यों ग्लोबल एक्सपोजर यानी दुनिया की समझ बूझ रखने के साथ एक दुनिया में नॉलेज हासिल करने के बाद आप बेहतर पोजीशन में हैं कि ज़्यादा बेहतर एजुकेटेड फैसले कर सकें कि किस किस्म की रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली के अंदर वो मुल्क की बेहतरी के लिए होगी। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो 31 अरब डॉलर इस साल पाकिस्तान को भेजेंगे। 31 अरब डॉलर पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स, जो गुड्स की एक्सपोर्ट है, उससे ज़्यादा है। वो पैसा तो हम उनका ले लेते हैं, उस वक्त हम उनको मुहब्बे वतन मानते हैं, लेकिन जिस वक्त एक सादा वोट के हक की बात करें तो उस वक्त नहीं। दूसरी चीज जो आपने बात की ना कि इंग्लैंड, देखें इंडिया में जो भी मर्जी रोल हो या ना हो, वो एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट जरूर है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई वजह नहीं है इसकी कि क्यों हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, वो टेक्नोलॉजी जिससे दुनिया में खरबों डॉलर की ट्रांजैक्शंस रोजाना होती हैं, बिल्कुल सेफ सिक्योर होता है कि हम लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को जिनको वोट का हक है, वो ना दे सके। अगर अभी किसी को एतराज है इसके ऊपर कि ड्यूल नेशनल वाला की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो तो एक फैसला दे चुके हैं, जाके अपील फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वहां पे तशरीह के लिए लड़ते रहें। अच्छा, नहीं, शुरू में जो आपने बात की, आपने कहा कि वो डुअल नेशनल जो बंदा है वो काबीना का मेंबर हो सकता है, तो वो आप जिस तनाजुर में कह रहे हैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें, क्योंकि फैसल वाड़ा साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, वो इसी बात पे हुई है कि उनके पास डुअल नेशनलिटी थी अमेरिका की, और उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, इस वजह से फिर उन्होंने कर दिया। और आइन का आर्टिकल 62(1)(f बहुत क्लियर है इस हवाले से कि आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बन सकते अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है। तो आप किस तनाजुर में फरमा रहे हैं कि डुअल नेशनल जो है वो काबीना का वो बन सकता है, मेंबर बन सकता है? बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि यही इस वक्त कानून है, और यही मैं आपको बोला था ना, तजाद हमारे कवानीन के अंदर क्या है। आप वोट नहीं डाल सकते, असेंबली का मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन अगर मैं आपको एडवाइजर अपॉइंट कर दूं, जो 5 एडवाइजर अपॉइंट करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्राइम मिनिस्टर, असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते। हाँ, एडवाइजर तो बन सकते हैं, एडवाइजर तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सीट्स है ना जी, वो 5 एडवाइजर टोटल प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें से एक ओवरसीज पाकिस्तानी को भी लगा सकता है। एक्सपर्टीज तो चाहिए होती है, टेक्नोक्रेट्स तो असद भाई चाहिए होते हैं ना, लेकिन 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट टू वोट दे देना या फिर उनको इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक दे देना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग सर। एहतशाम, बात उसूल की है, क्या वोट डालने का हक ज्यादा अहम हक है या पाकिस्तान की काबीना के अंदर बैठ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करना ज्यादा अहम चीज है? जब वहां पर मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि नहीं मानते तजाद है कि नहीं है। बाय द वे एडवाइजर्स के ऊपर तो ये कदगन है कि कितने एडवाइजर हो सकते हैं, 5 एडवाइजर्स अलाउड है। जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर है उसमें कोई कदगन भी नहीं है, वो जितने मर्जी लगाते चले जाएं। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कि आप कितने लगा लेंगे, कितने ओवरसीज, सारे ओवरसीज पाकिस्तानी को तो नहीं एडवाइजर आप लगा सकते, लेकिन दोनों सिचुएशंस का कंपैरिजन मेरे हिसाब से दुरुस्त इसलिए नहीं है। एक ओवरसीज पाक देखें, मैंने सुन लिया आपका आर्गुमेंट। नहीं आप सुन लेना, मैं नंबर्स की बात, जरा नंबर्स की बात कर लेते ना।
मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के टोटल वोटर बेस जो है इस वक्त वो कितना है, वो 10 करोड़ के करीब वोटर बेस होगा हमारा, राइट? तकरीबन इतना ही है ना, जो 8.5 करोड़ था पहले, लगभग 10 करोड़ के करीब वोटर बेस है। उस 10 करोड़ के अंदर से आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 90 लाख आ गए। ये 90 लाख जो है ये क्या बने, ये 9% बने टोटल का। लेकिन मैं पाकिस्तान की काबीना के 50% पाकिस्तान की काबीना जो ओवरसीज पाकिस्तानी से भर सकता हूं, और एक वोटर की तो किसी ने की आज तक? ये तो फर्जी बात है ना असद उमर साहब, ये तो assumption जिसकी बुनियाद पे आप बात कर रहे हैं कि 50% में काबीना भर लूं। किसने भरी आज तक काबीना 50%? असद भाई, किसी ने आज तक 50% काबीना भरी तो नहीं ना ओवरसीज पाकिस्तानी से? नहीं, एहतशाम ऐसा नहीं होता। कानून जो बनता है वो इस बुनियाद पर नहीं बनता कि किसने अभी तक इस्तेमाल किया, ये किसने नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि किसी एरिया के अंदर, किसी शहर के अंदर अगर कोई मर्डर ना हुआ हो तो आप कहेंगे जी यहाँ पे तो कोई मर्डर हुआ ही नहीं, तो इसलिए कत्ल के खिलाफ यहाँ पे कानून नहीं होना चाहिए। और 9% वोट, मैं भी उसको 9% को मजीद, आप क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे थे, नंबर्स की बात करते हैं। उस 9% के अंदर से आपने ये कह दिया कि दोहरी शहरियत, अलाउ मी टू कंप्लीट ना। अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जिसकी दोहरी शहरियत ना हो तो वो एक्सेप्टेबल है, आप नहीं कह रहे, या आप कह रहे थे जो आर्ग्यूमेंट है। तो तकरीबन 90 लाख में से आधे से ज्यादा तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो तो मशरिक वुस्ता में, ये मिडल ईस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो कुछ शहरियत है ही नहीं वहां की, तो वो तो सारे के सारे उससे खारिज हो गए। तो आपको ये पता चलेगा एंड में जिन लोगों की आप बात करें वो शायद 2% है पाकिस्तान की टोटल इलेक्टोरेट का, जिससे पूरा इलेक्शन नहीं कोई स्वे होने वाला। असद उमर साहब, मुझे एक क्विक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम वापस आए। वेलकम बैक टू आवाज़। असद उमर साहब हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं उनसे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद से बाहर निकल जाता है और किसी और मुल्क में जाके बस जाता है और उस मुल्क का शहरी हो जाता है, और उस मुल्क का आइन और उस मुल्क का कानून और वहाँ के रूल्स उस पर जो है वो लग जाते हैं, और वो हलफ भी उस हिसाब से उठाता है। तो उस दोनों चीज़ों को कंपेयर मेरे हिसाब से करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं। मुझे ये फरमाइएगा, इसका जवाब, मेरा छोटा सा जवाब सुन लें इसका। काश पाकिस्तान एक ही मुल्क होता, काश पाकिस्तान में सब एक कानून के नीचे जिंदगी गुजार रहे होते। बदकिस्मती से है ऐसा नहीं। अमीर का अलग पाकिस्तान है, गरीब का अलग पाकिस्तान है, अमीर के लिए अलग इंसाफ है, गरीब के लिए अलग इंसाफ है। बस चले आगे चलते हैं। तो ये तो आपने ठीक करना था ना, 3.5 साल में वो फरोग नसीम साहब ने कुछ किया नहीं, बड़ी गलत एडवाइस दी है इमरान खान साहब को 3.5 साल में मेरे हिसाब से। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ये कानून, निज़ाम कानून और अदालत, फरोग नसीम साहब परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। वो एक कानून जो करना था वो उन्होंने करना था। ये तो आपका अपना एक राय है। उन्होंने काम किए और मजीद बहुत काम करने की जरूरत भी है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने इमरान खान साहब को, आपने सिविल रिफॉर्म्स, सिविल 2022 का मशवरा दिया सर। सिविल मैं फरोग नसीम की परफॉर्मेंस नहीं डिफेंड कर रहा था। मैं उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं डिफेंड करने के लिए बैठा हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के पुरजोर मुतालबे के ऊपर सिविल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन की गई, एक अटेम्प्ट किया गया उसके सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और अभी ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर द लास्ट 15 years इन कोर्ट्स, आई नो, मुझे पता है वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई खास उसका फर्क नहीं पड़ा। सर, उन्होंने जो पैका 2022 के मशवरे देने थे खान साहब को, गलत वो दिए, मीडिया को खान साहब के खिलाफ कर दिया, और उसके बाद जब खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तहरीक आदम एतमाद के हवाले से, सबसे पहले छोड़कर जाने वालों में से फरोग नसीम साहब थे। इससे तो खान साहब को बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए, और आप जनरल सेक्रेटरी हैं, खान साहब के इतने करीब हैं, सर उनको समझाएं कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं इनसे आइंदा बचें, जो आपको मिसगाइड करते हैं। वही कहते थे ना कि हमारी भाभी के हवाले से ये कह दिया गया इसलिए पैका 2022, भाभी के हवाले से जो कुछ कहा गया था उसकी किसी तरह से जवाब नहीं बनता था कि पूरे मीडिया को अपने खिलाफ कर लें, मीडिया का गला घोंटें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंटें। वो बड़ा गलत गाइड करते रहे इमरान खान साहब को, फरोग नसीम साहब, और ग्रास रूट लेवल पे जो रिफॉर्म होने चाहिए थे लीगल सिस्टम में वो उन्होंने नहीं किए। असद भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक वकील की, जैसे मैं मईशत पे आपसे नहीं बात कर सकता, आपका माशाल्लाह बहुत वसी नॉलेज है, कानून का मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है यहाँ पे लीगल सिस्टम में।
जैसे मैंने पहले कहा था, मैं फरोग नजीम की परफॉर्मेंस यहाँ पे डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और कई चीजें जो हैं उसके ऊपर हमें भी एतराजात होते थे। हम तो बात कर रहे थे बिल्कुल मुख्तलिफ, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हम ये बात कर रहे थे कि चलें ये 100% हमारा ही कसूर है। पाकिस्तान एक परफेक्ट जगह थी और एक बेहतरीन मुल्क था और सबके लिए कानून एक जैसा था, हमने खराब कर दिया। चले हम ये मान लेते, ठीक है ना, लेकिन नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा। बात कर रहे हैं एहतिशाम, और सर आपने जो ख्वाब दिखाए थे वो आप पूरे नहीं कर सके। सर वो नया तो पाकिस्तान, रियासत मदीना की तरफ जाएंगे, इसलिए तो हम कहते हैं वो ख्वाब पूरे नहीं हो सके। सबसे बड़ा ख्वाब कानून, अदालत, इंसाफ जो नारा था वो पूरा नहीं हो सका सर। वो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे ख्याल में एहतिशाम आपको मेरी जरूरत है नहीं इस प्रोग्राम में, अल्हम्दुलिल्लाह आप बोलते भी बहुत अच्छा है, नॉलेजेबल भी हैं। तो आपने दोबारा उठा के प्रोग्राम देख लेना, तकरीबन 75% तो आपने बात की है। वो भाई मुझे बात तो करने दें, ना एग्री करना मेरे साथ, लेकिन ये कितने हम अपने वादों पे पूरे उतरे और कितने नहीं पूरे उतरे। इसीलिए हम कह रहे हैं भाईजान इलेक्शन करा दो, पता चल जाएगा। लोग आपसे इत्तेफाक करते होंगे तो हमारे खिलाफ वोट डाल देंगे, मुझसे इत्तेफाक करते होंगे तो हमारे हक में वोट डाल देंगे। ये फैसला तो अवाम करेगी ना, इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा आने वाले इलेक्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरियत को आगे चलना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना कि इलेक्शन कराने का जो तरीकाकार आइन में दिया हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही इलेक्शंस कराने हैं, या फिर क्योंकि अभी आपका बैरूनी साजिश का नैरेटिव बहुत मकबूल हो गया है और वो चूरन बिक चुका है अवाम में और आप चाहते हैं फौरी तौर पर इंतखाब हो जाए, तो फिर फौरी तौर पर इंतखाब हो जाए। कोई कानून, कोई सिस्टम, कोई प्रोसीजर के थ्रू इलेक्शन होगा ना असद भाई। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जब आप चाहें तब इलेक्शन हो जाए। क्या खूबसूरत बात की है आपने, बहुत जबरदस्त बात की है कि आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि आइन, जरा सुन लेना, क्या आइन के अंदर ये जो भी वजीर आजम उस वक्त का हो उसके पास इख्तियार है या नहीं है कि वो एडवाइस भेजे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को और असेंबली डिसॉल्व कर रहे थे? ये आइन का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सवाबदीद है ना। सुन लेना सर, आप अलग बात कर, क्यों करें आप एहतिशाम, आप बात इतनी करते हो, जवाब ही नहीं सुनते हो। सवाल आप कर रहे हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराना। आपने मुझसे ये सवाल पूछा, आपने मुझसे ये नहीं सवाल पूछा कि शहबाज शरीफ को कॉल करना चाहिए कि नहीं पूछा। आपने मुझसे सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने करवाना है और आइन में इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, तो आइन में क्या लिखा हुआ है? अब मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुन लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी, वाहिद रीजन वो इदारा एग्जिस्ट करता है कि उसने इलेक्शन कराने। पाकिस्तान का आइन कहता है कि कोई भी वजीर आजम हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, जिस दिन वो चाहें बगैर कोई वजह दिए वो इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, विच मीन्स के इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होना है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, जी मैं मुकम्मल करूं ना, ये इलेक्शन कमीशन का मेरा इतराज किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पता है कि एक आम तौर पे तो ये होता है कि जो आखिरी मर्दमशुमारी हुई भी होती है हतमी, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन होता है। 2017 की मर्दमशुमारी हो गई थी, अबूरी थी, सारी पार्टियों ने मिलकर फैसला किया कि इसको अबूरी को मान लिया जाए, 2018 में एक इलेक्शन करा दिया जाए। वो इलेक्शन उसके बाद हतमी मर्दमशुमारी कर दी गई, कॉमा फुल स्टॉप की चेंज नहीं की। मुझे ये बताएं, इंतजार किस बात का कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? ये तो इमरान खान के ताबे नहीं थे, ये तो हुकूमत के ताबे नहीं थे। ठीक है, ये क्यों नहीं कर रहे थे मर्दम डिलिमिटेशन? इन्होंने अब काम क्यों शुरू किया है? अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं बोलूं जरा, अच्छा एक तो आप जरूर प्रोग्राम देखिएगा। आपने कहा ना कि 75% आप बोले और मुझे आपने कम मौका दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप उन गेस्ट में से हैं जिनको मैं वाकई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस वजह से मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको भरपूर मौका दूं, तो मैंने आपको भरपूर मौका दिया। दूसरा ये है कि असद भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर वक्त तैयार रहना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसी सूरत में है ना कि अगर अभी के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब असम्बलियां तहलील कर देते हैं, अब वो उनकी सवाबदीद है आईनी तौर पे, वो आपके कहने पे असम्बलियां क्यों तहलील करेंगे? जब आप लोग हुकूमत में थे उस वक्त की ऑपोजिशन आप लोगों से इलेक्शन डिमांड करती थी, तो आप लोगों ने असम्बलियां नहीं तहलील की, क्यों करते? आप लोग हुकूमत में बैठे हैं, मेहनत करके आए हैं, अब आप लोगों का परफॉर्मेंस डिलीवर करने का टाइम है, तो आप क्यों तहलील करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ? इसी तरह अब तरीके अदम एतमाद के जरिए वो हुकूमत में आ चुके हैं। अब आपके कहने पर वो अगर नहीं करते हैं तो कोई गैर आईनी काम तो नहीं है ना? वो तो जो फिर आइन में लिखा हुआ है कि वजीर आजम का सवाबदीद है, तो वजीर आजम का सवाबदीद है, उसके ऊपर फिर आप वजीर आजम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीएमएलएन की बी टीम क्यों कहते हैं? फवाद चौधरी साहब उनको एजेंट क्यों कहते हैं? और ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसके हवाले से इमरान खान साहब कहते थे कि ये अच्छा आदमी अपॉइंट किया हमने।
अच्छा जी, अब आपने मुकम्मल अगर कर लिया तो ये बात तो तय हो गई कि आप जो पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कराने हैं और आइन और कानून के तहत कराने हैं, तो वो मैंने आपको वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आज कह रहा है कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, वो गैर आईनी है और कोई जवाब उनके पास मौजूद नहीं है कि वो आईनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरे कर रहे थे। और जिस वक्त हतमी फैसला आ गया था मर्दमशुमारी का, तो उन्होंने डिलिमिटेशन क्यों नहीं कराई, हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे रहे, और अब ये काम शुरू कर रहे हैं। ये काम खत्म हो गया। सवाल अब आ जाए वजीर आजम पे, अब आ जाए वजीर आजम पे, आ जाए वजीर आजम पे। वजीर आजम अगर पाकिस्तान के अवाम की बात मानते हैं कि वजीर आजम जो है वो एक ऐन आईनी तरीकेकार से वजीर आजम बने हैं, तो बिल्कुल उनके पास इस्तेकाक मौजूद है कि वो अपनी टर्म पूरी करें। पाकिस्तान के अवाम की जो मेजॉरिटी है वो इसको नहीं मानने को तैयार है। उनको नजर आ रहा है कि गैर कानूनी हराम का पैसा इस्तेमाल करके जमीर खरीदे गए, बैरूनी मुदाखलत हुई। ये अवाम नहीं कह रहे, ये कौमी सलामती कमेटी कह रही है, एक दफा नहीं कह रही, 2 दफा कह रही है, बशमूल उस मीटिंग के जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ थे। ये इन दोनों चीजों की वजह से जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उनका न सिर्फ अखलाकी मजाज नहीं रहता वजीर आजम कंटिन्यू करने का या हुकूमत चलने का, बल्कि कानूनी जवाब भी नहीं रहता। बिकॉज फ्रूट ऑफ अ पॉइजन, आप लॉयर हैं, आपको पता है फ्रूट ऑफ द पॉइजन नहीं आप एंजॉय कर सकते। ये पॉइजनस फ्रूट है इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है, इसलिए इलेक्शन कराना जरूरी है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, मैं आपसे अर्ज करूं, अब मैं भी अर्ज करूं कि ये सर ये आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, आप कह रहे हैं गैर आईनी है, गैर कानूनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं लगा कि गैर आईनी गैर कानूनी है, बल्कि आपके डेप्यूटी स्पीकर जो थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट को वो लगा कि वो गैर आईनी है, वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो गैर आईनी है। और जो तरीके अदम एतमाद आगे चली, उस पर वोटिंग हुई, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है, वो खुद गए हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका फैसला मैं या आप तो नहीं कर सकते ना, सुप्रीम कोर्ट ने करना है, उनको लगता है कि वो आईनी है। फिर दूसरी बात, आप लोग अक्सर ये कहते हैं हराम का पैसा चला, हराम का, मैं उतना ही हराम के पैसे के चलने के खिलाफ हूं जितना आप हैं, लेकिन कोई सबूत तो सामने लाए ना कभी। कल अभी वो नूर आलम खान साहब मेरे शो में थे और उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई पैसा लिया हो इस सारे अमल में तो मैं उम्मती नहीं हूं। अल्लाह माफ करे, बहुत बड़े अल्फाज वो कह गए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन्होंने कहा मैं उम्मती नहीं हूं। अब ऐसे बंदे को मैं क्या कहूं एविडेंस के बगैर? अगर कोई एविडेंस है तो मुझे दिखाएं, मैं उनके सामने रखूंगा। फिर आप बैरूनी मुदाखलत की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 एलामिये जारी किया और उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है। आज सदर साहब ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जुडिशल कमीशन बनाए। अब अगर जुडिशल कमीशन भी कह देता है कि बैरूनी मुदाखलत नहीं है, तो फिर क्या आप मान लेंगे? चारों चीफ्स की बात नहीं मान रहे, DGISA की बात नहीं मान रहे, DGISPR की बात नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात मान लेगी PTI? असद भाई मुकम्मल कर लिया आपने, तो फिर मैं जवाब दे दूं। DGISI, तीनों सर्विस चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये सब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर मौजूद थे। पहली मीटिंग में भी थे, दूसरी मीटिंग में भी थे। एलामिया पढ़ के देख लीजिए, पहली मीटिंग का भी और दूसरी मीटिंग का। जो आप कह रहे हैं उन्होंने कहा बैरूनी मुदाखलत नहीं है, वहां लिखा हुआ है ब्लेटेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, वाज़े बैरूनी मुदाखलत। ये अल्फाज किसी सियासी पार्टी के नहीं थे, और अगर वो थे तो जब दूसरी दफा एलामिया जारी हुआ तो उसमें ये ना लिखा होता कि पहली कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के तमाम फैसलों की हम तस्दीक करते हैं। मुदाखलत तो उस एलामिया में लिखा हुआ है मेरे भाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम भी कह रहे हैं ये, लेकिन सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। दूसरी आपने जो बात की थी कि तुमने वो दो डिफरेंट, हाँ अब आप आ जाएं कि हराम के पैसे के सबूत के खिलाफ। भाईजान ये इस मुल्क के अंदर, पहले इस पे बात कर ले, मैं इसके ऊपर जरा कुछ कह दूं बैरूनी मुदाखलत पे, फिर उस पे आ जाते हैं। बैरूनी मुदाखलत आप सही कह रहे हैं कि जो एलामिया मैंने बिल्कुल पढ़ा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मुदाखलत के मुतरादिफ है। अब सर वो जो मुदाखलत के मुतरादिफ, उसका पहली बात ये कि साजिश का जिक्र नहीं है। आपकी DGISPR, DGI, आपके चारों चीफ्स ये मानने से इनकारी हैं कि किसी बैरूनी साजिश के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ। और अगर ऐसा हो रहा होता तो मेरा तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज पे या फौज पे बड़ा एतमाद है कि वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होने देंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं हुई है। आप अब कहते हैं कि चलो साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। अब मुदाखलत जो साइफर के थ्रू हुई है, लफ्जों से मुदाखलत करने
करने की कोशिश की गई है। उसमें सवाल यह है ना असद भाई कि अगर वहां का अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई अफसर इस तरह की बात बोल देता है, मुंह से बोलता है, हिंदुस्तान भी इतनी बातें बोलता है, और वो यहां पे कह देता है, क्या उस पर अमल दरामद हो गया? उसने मुदाखलत के मुतरादिफ हरकत तो की है, अल्फाज तो बोले हैं, लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद यहां पर कामयाब हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ, वो उसकी वजह से नहीं हुई है, उसके अपने जाती लोकल मुहरकात थे, और वो ये थे कि इत्तेहादी आपका साथ छोड़ चुके थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका वन पेज फट चुका था, आपके अपने कुछ अरकान मुनहरिफ हो चुके थे। आप लोग किधर से अमरीका को बीच में ले आए हैं और कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज करने के मुतरादिफ है कि हम कहें कि हम इतना कमजोर मुल्क हैं कि अमरीका जब चाहे यहां पर हुकूमत बदल सकता है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का जमाना तो है नहीं असद भाई, ये फिर और भी कोई वो जलजाउल हक वाला जमाना तो है नहीं। ठीक है, बाजी में हुआ है, लेकिन अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया की बेहतरीन फौज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो नहीं मानने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं, मीडिया का बहुत बड़ा तबका मानने को तैयार नहीं। हाँ, अवाम में आप जा रहे हैं तो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बिकता है वहां पे, ये मैं मानता हूं। अच्छा भाईजान, पहली बात तो आपने दूसरी दफा बोला कि सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स को देखने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई या दाखलत नहीं हुई, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था हमारा, अपना उसके ऊपर भी राय है, लेकिन वो उसको छोड़ दें एक सेकंड के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कहीं यहां पर नहीं लिखा गया कि ये साजिश हुई, ना उन्होंने लिखा है कि साजिश हुई, ना उन्होंने लिखा है कि नहीं हुई, ना उन्होंने लिखा है कि मुदाखलत हुई, ना उन्होंने लिखा है मुदाखलत नहीं हुई। उनका जजमेंट जो है उससे ताल्लुक ही कोई नहीं था। उन्होंने इसके मेरिट्स ऑफ द केस देखने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दी है। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं कि ये इत्तेहादी चले गए थे, भाईजान कौन सा इत्तेहादी किया था ये 7 मार्च के मरासले से पहले? हमारा तो कोई इत्तेहादी नहीं गया था। ये तमाम इत्तेहादी 3 साल 8 महीने हमारे साथ बैठे हुए थे, इनमें से तो एक भी नहीं गया। ये तो सब बाद में गए, तो कोई भी पहले नहीं गया था मेरे दोस्त। उसके बाद ये जो सारे मुनहरिफ अरकान हुए, ये सब 7 मार्च के बाद हुए, इनमें से कोई एक भी नहीं गया हुआ था पहले, नॉट अ सिंगल वन। उससे 2 महीने पहले हमारा वोट हुआ है, उससे 2 महीने पहले वोट हुए हैं, उससे 2 महीने पहले वोट हुआ है ज्वाइंट सेशन का, जिसमें कानून साजी हम कर रहे थे। हमने ज्वाइंट सेशन के अंदर मेजोरिटी वोट लिया है। ये कौन सी बात करेंगे? पहले खत्म हो गया। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद आ रहा हूं, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप स्टूडियो में तशरीफ लाएं, इसके ऊपर हम तफसीली एक सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं आपके साथ फेस टू फेस। पहले आप मुझे अच्छी कॉफी पिलाएंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जरूर बिल्कुल पिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं कुछ मौजूदा मखलूत हुकूमत के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है ये बड़े फैसले कर नहीं सकती। तासुर ये जा रहा है कि वो चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और इमरान खान के जो मसाइल पैदा करदा मसाइल थे वो टोकरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए। अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। नवाज शरीफ को जब भी इलेक्शन हो 2/3 मेजॉरिटी दें। लेकिन दूसरी तरफ कल आसिफ अली जरदारी साहब मीडिया टॉक करते हुए कह चुके हैं कि पहले इंतखाबात पर इस्लाहात होंगी, उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज यही बात की। क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपना पार्टी का पॉलिसी इस हाउस के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। पहले हम इस्लाहात करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा। खोसा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये जो अब एक तजाद सामने नज़र आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में, इससे क्या हम ये समझें कि मौजूदा इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक पेज पर नहीं है और इकॉनमी जो कि संभाली नहीं जा रही है, अभी तक कोई मामलात सही सेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से शायद ये हुकूमत ज़्यादा देर ना चल सके? देखिए इंतजाम एक तो कोई तजाद नहीं है। हमारा पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने एक तो ईवीएम के जरिए पहले RTSI जिस अंदाज से ये सेलेक्टेड हुए, और हमारे मानना ये है कि ये जो है ये कोई इलेक्टोरल रिजल्ट की जरिए से ये इक़्तिदार में
नहीं आए, बल्कि RTS के जरिए ये इक़्तिदार में लाए गए। तो इसलिए हमें पहले दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जिस तरह पहले सबका इलेक्शन भी प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस सारा जो है वो हमेशा आलूदा रहा है और उस पर जो उंगलियां उठती रही हैं, तो पहला तो हमारा ये मानना और ख्याल है सारी जो ऑपोजिशन जमातें हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म को इतना शफाफ किया जाए कि उस पर उंगली ना उठा सके कोई भी, क्योंकि अगर इलेक्टोरल फ्रॉड के जरिए से कोई हुकूमत आती है तो रोज़े अव्वल से उसका मॉरल फाइबर इतना कमजोर होता है कि अवाम उसकी ओनरशिप नहीं लेती है। और जमहूरियत में जब तक हुकूमत की ओनरशिप अवाम ना ले और उनके फैसलों की ओनरशिप पर अवाम का दस्तखत ना हो और छाप ना हो और मोहर ना हो, तो वो मामलात नहीं चल सकते, रियासतें नहीं चलती है। इसलिए हमारा ये पहले दिन से इत्तेफाक है आपस में सारी ऑपोजिशन का। तो इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन, लेकिन एक चीज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर खड़े होकर कहा कि 7 माह से पहले नहीं हो सकता। इसलिए 2-3 चीजें हैं। EVM को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने 16 खतूत लिखे, लेकिन हुकूमत ने साबका हुकूमत ने जवाब तक देना गवारा नहीं किया। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना जरूरी है। फिर सेंसस यानी मर्दम शुमारी, आपको याद होगा कि पिछला इलेक्शन एक अबूरी, आपने आईनी तरमीम करना पड़ी, आपको आईनी तरमीम के जरिए आपने वन टाइम उसको इलेक्शन करवाया, और अबूरी जो मर्दम शुमारी की यानी प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट्स थे उसकी बुनियाद पर आपने जो है अमेंडमेंट करके आइन में आपने इलेक्शन करवाया। तो उस पर सारी पार्टियों के सारे तीनों सूबों के यानी छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और मोहतरम इमरान खान साहब ने खुद जो है MQM से जब मुआहदा किया और वो एलाइज बने, उसमें उनकी एक मुकम्मल तौर पर थी कि जो है ये सेंसस करवाया जाएगा, क्योंकि 3 छोटे साहब ये फरमाइएगा जी खोसा साहब ये फरमाइएगा, अब जैसे अभी बुनियादी तौर पे मतलब कि मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि हमें जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, और ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये स्टेटमेंट आया था पिछले दिनों कि हो सकता है कि नवंबर से पहले इलेक्शंस हो जाएं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब बहुत क्लियर है कि नहीं पहले इस्लाहात होंगे उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। दूसरा फिर मरियम नवाज़ का एक ये स्टेटमेंट भी आया कि अगला इलेक्शन में अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को 2/3 अक्सरियत दे ताकि हम बड़े फैसले कर सकें। तो आगे अगले इलेक्शन में तो जारी बात है, मेरा ख्याल है अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं कि आप लोग इकट्ठे होकर ये इलेक्शन लड़ें, अपनी अपनी मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अभी के जो मामलात हैं, ये हुकूमत अगर चलती है इसी तरह जिस तरह से चल रही है और इकॉनमी काबू में नहीं आती है, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जज्बात में आकर इमरान खान के खिलाफ तरीक़े-ए-अदब में इत्तेमाद कामयाब कराने के लिए बगैर तैयारी के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी मौलाना साहब हुकूमत में आ गए और अब परेशान है कि इसको हैंडल कैसे करें। PMLN सारी इस वक्त लंदन में बैठी है, मियां नवाज शरीफ से मुशावरत जारी है वहाँ पे कि क्या करें जी इकॉनमी का। तो ये बात दुरुस्त नहीं है बगैर तैयारी के आ गए और अब मुश्किल जो है उसका एहसास हो रहा है। नहीं शाम ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक बात तयशुदा सी बात है, मोहतरम इमरान खान जितना ज्यादा रहेंगे, 4.25 साल तो रहे इक़्तिदार, और तबाही के ध्यान पर मईशत को खड़ा करके रखेंगे। 25 खरब ट्रिलियन 25 ट्रिलियन सर्कुलर डेट है इस वक्त। आपके 76 आपके जो है पावर प्लांट बंद हैं। आपकी IMF की मशरूत शरायत को जरा देख लीजिएगा। आपने अपने स्टेट बैंक को ताबे कर दिया IMF के, और आप यानी ज्यादा सूद पर आप प्राइवेट बैंकों से आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। तो आप जरा 2500 जो है मिलियन आपका जो है आपके ऊपर कर्जा छोड़ के आपकी PTI गई है, तो अनगवर्नेबल आपने बना दिया। फाटक की तलवार आप पर अलहदा लटक रही है। तो इमरान खान का जाना इस मुल्क की बका के लिए लाजिम था।
वरना आपका श्रीलंका जैसा हशर होता कि लोग एक दूसरे को कत्ल व गारत शरीक कर रहे हैं। तो एक चीज तो हमने एहदाफ हासिल किया और हमने कोई ठीक है। दूसरा ये फरमाइएगा खोसा साहब, ये फरमाइएगा कि कल आसिफ अली जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने फ़ौज के हवाले से एक सिटिंग आर्मी जनरल का नाम लेते हुए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि इतने मुनासिब नहीं थे। फिर मरियम नवाज साहिबा भी इसी तनाजुर में तनकीद करती चली आई हैं, जिसके बाद ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। तो आपको नहीं लगता कि हमारे लीडर्स को ज़रा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि ISPR इस पर अब स्टेटमेंट्स दे रहा है कि सियासत में मत घसीटें? और जहाँ तक पिशावर वाले का ताल्लुक है वो आसाना हो गई कि जब उनका आया तो आपको पता ही है कि इमरान खान का जो एक बहुत मनपसंद शहीदी और लाडले थे, वो लाडला पर उनका मेरे ख्याल में कोई ऑडियो का इशू हो गया। खोसा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त भी ख़त्म हो गया, कुछ ऑडियो का भी इशू हो गया। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी अगले हफ्ते मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।